तो इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा का तीसरा लेसन संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इससे तात्पर्य है मानव निर्मित रेशे। अब मानव निर्मित रेशे की बात ध्यान में आते ही ये होता है कि फिर प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। वास्तव में जैसे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित कहलाते हैं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है पॉलीमर। अब पॉलीमर दो इंग्लिश के वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, यानी कि बार बार कह सकते हैं आप, और मर का अर्थ होता है इकाई, यानी कि एक इकाई का बार बार आना, ये कहलाता है पॉलीमर। इसके साथ अब हम 3.2 के अंतर्गत पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार से पहले मैं एक बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। आपकी किताब में पेज नंबर 32 के ऊपर सारणी 3.1 दी हुई है। इसमें आप अपने चारों तरफ जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, घर के अंदर देखते हैं, उनमें की एक सारणी तैयार करें, वस्तु का नाम लिखें और उससे आगे आप ये विचार करके लिखें कि ये मानव निर्मित रेशे से बना है या प्राकृतिक रेशे से बना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने। तो वापिस आता हूं मैं 3.2 के ऊपर संश्लेषित रेशों के प्रकार। नंबर 1, रेयान। रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार के द्वारा बनाया गया मानव निर्मित रेशा रेयान कहलाता है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये आदमी ने रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया है, इसलिए इसको मानव निर्मित रेशा कहते हैं। दूसरा आता है नायलॉन। नायलॉन शब्द से आप बहुत परिचित हैं। नायलॉन सबसे पहले 1931 में तैयार किया गया था और ये भी प्राकृतिक कच्चे माल से ही प्राप्त हुआ, लेकिन यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहलाया। नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि ये नायलॉन से तैयार होते हैं। नायलॉन का उपयोग पैरासूट के बनाने में भी किया जाता है। आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन रस्सियों के द्वारा पैरासूट में आदमी ऊपर से आसमान से नीचे आता है तो वो कितनी मजबूत होती होंगी। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी, चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इन्हीं से निर्मित रेशों का उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। जिस तरह से अभी संश्लेषित रेशों का जिक्र हुआ, ये भी एक संश्लेषित रेशा है। आपने पेट सुना हो, और नहीं तो कुछ प्लास्टिक की जो बोतल होती है, खासतौर से जो पानी डालने काम आती है, उनके ऊपर पीईटी लिखा होगा। वास्तव में पीईटी क्या है? पीईटी पॉलीएथिलीन टर्थेलेट होता है, यानी कि आप पे पी से पॉली, ई से एथिलीन और टी से टर्थेलेट। एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। मैं इसके साथ आपके इसी पेज पर, यानी कि 35 पर एक येलो कलर के बॉक्स की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि पॉलिएस्टर पॉली प्लस एस्टर से बना है। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों और उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट,
पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास के मिश्रण से बनता है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन के मिश्रण से बनता है। इसके साथ एक नाम और बहुत ही सुपरिचित है, एक्रेलिक। हम सर्दियों में स्वेटर डालते हैं, महिलाएं शॉल ओढ़ती हैं, वो वास्तव में हो सकता है कि पूर्ण रूप से शुद्ध ऊन के बने हुए ना हो, वो एक मानव निर्मित रेशा एक्रेलिक से बने होते हैं। इसके बाद 3.3 के अंतर्गत आते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के अंतर्गत 3.3 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। ये संश्लेषित रेशे जो हैं वो शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, यानी कि पैसे कम खर्च होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और इनका जो रख रखाव होता है वो बड़ा आसान होता है। इसलिए इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये काफी लोकप्रिय है। इसके साथ अब हम आते 3.4 प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। आप 3.6 चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि इनकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में मिलती हैं और बाजार के अंदर उपलब्ध होती है। आप चित्र 3.7 में एक बार देखें तो आप कुर्सी, बाल्टी, गिलास और कुछ खिलौने देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लास्टिक से भांति भांति प्रकार की वस्तुएं बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म जल डालने पर विकृत हो जाता है उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक दोबारा बता रहा हूं मैं कि जो प्लास्टिक गर्म जल से विकृत हो जाए वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ कुछ सामान थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जैसे खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर उनको दूसरी किसी आकृति में नहीं डाला जा सकता। उन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के जो हमारे चारों तरफ आसानी से दिखाई देने वाले कुछ वस्तुओं के नाम बताऊं मैं, जैसे कि बिजली के स्विच हैं, बोर्ड हैं, ये थर्मोसेटिंग के बनते हैं। और वो थर्मोसेटिंग है बेकेलाइट और मेलामाइन, यानी कि बेकेलाइट से बिजली के स्विच बनते हैं और मेलामाइन ऐसे कपड़ों को बनाने में प्रयोग होता है। जिस तरह से जो फायर ब्रिगेड के आदमी होते हैं वो विशेष प्रकार की जो ड्रेसेस पहनते हैं वो मेलामाइन से ही बनती हैं। इसके बाद आता है 3.5 विकल्प पदार्थ यानी कि प्लास्टिक। इसके तात्पर्य ये हैं कि हम चारों तरफ प्लास्टिक का इतना प्रयोग करते हैं कि उनके प्रयोग को देखते हुए हम ये मान लेते हैं कि वह सभी दूसरी चीजों का, रेशों का एक किस्म से हमारे लिए विकल्प पैदा हो गया है। अब हम इससे आगे आएंगे कि प्लास्टिक के इतने ज्यादा प्रयोग के पीछे कारण क्या है, तो हम उनके गुण धर्मों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। इसके मतलब ये हुए कि प्लास्टिक जो है वायु में, पानी में काफी लंबे समय तक रहता रहे तो भी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती। नहीं तो लोहे की चीजें हैं, एल्यूमिनियम की चीजें हैं, तांबे की चीजें हैं, वो जल्दी खराब हो जाती है। प्लास्टिक जो है वो हल्का होता है, परबल मतलब मजबूत होता है और चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक चलने वाला है। इन गुणों के कारण प्लास्टिक की वस्तुएं काफी लंबे समय तक प्रयोग की जाती है। इसके बाद प्लास्टिक जो है कुचालक होता है। कुचालक का मतलब है
कि उसमें से बिजली नहीं गुजरती, और बिजली नहीं गुजरती इसलिए वह बिजली के तारों के ऊपर एक कवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए 3.6 के अंतर्गत पढ़ते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण का जिक्र आता है तो हमने एक बार इससे पहले पदार्थों को, वस्तुओं को 2 वर्गों में बांटा है निम्नीकरण के अनुसार, यानी कि कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ कुछ वस्तुएं बहुत जल्दी मिट्टी में समा जाती हैं, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं जो लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो मिट्टी में नहीं समाते। तो जो बहुत जल्दी यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका परिवर्तन हो जाता वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, जैसे कि फलों सब्जियों के छिलके हैं, कागज है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तित नहीं होते, उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, या आप कह सकते हैं टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे। ये ज्यादा लंबे समय तक, आप देखकर हैरान होंगे, सारणी 3.3 के अंतर्गत टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष तक ऐसे की ऐसे पर्यावरण के अंदर रह जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जो चीज काफी लंबे समय तक ऐसे ही रहे, पड़ी रहे, तो उसका निम्नीकरण ना हो तो वो पर्यावरण हितैषी नहीं होती, यानी यह कहिए कि पर्यावरण को नुकसान करती है। यदि इसको जला दिया जाए तो ये जलने के दौरान बहुत ही विषैली गैसें उत्सर्जित करता है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। अब हमारा एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि हमने पर्यावरण हितैषी होना चाहिए, यानी कि हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमें पर्यावरण को दूषित ना करे। तो इसके लिए 5R सिद्धांत दिया गया है। 5R का मतलब है ऐसे काम जिनमें 5R का प्रयोग होता हो। 5R का प्रयोग जैसे कि नंबर 1, उपयोग कम करिए, यानी कि रिड्यूस। चीजों का ऐसी अजैव निम्नीकरण जो चीजें हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए। पुनः उपयोग करिए, रीयूज, दोबारा प्रयोग करें। पुनः चक्रित करिए, यानी कि रिसाइकल करिए, दोबारा उनसे वस्तुएं बनाइएगा। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, दोबारा फिर उन्हें प्राप्त करें, और उपयोग ना करें, या जो है ना काम चल जाए तो उनका उपयोग ही ना करें, रिफ्यूज कर दे। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये 5R जो है ना इन 5 घटनाओं के अंदर आए हैं, इसलिए इसको 5R का सिद्धांत कहा गया है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये आपका लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।